हे गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फैंग लिन की उस पोटली को लेकर के अपने घर में आ जाता है और अपने घर में आकर के अपने टेबल पे उसकी उस पोटली को खाली करता है और उसमें वो देखता है कि उसके पास कुछ 3 जेड की बोतल होती हैं और एक स्पिरिचुअल स्टोन और 2 जेड स्लिप होती हैं और उसमें से एक जेड स्लिप को वो अपने हाथ से उठा लेता है, जिसकी वजह से उसके चारों ओर एक खतरनाक सा ब्लैक ऑरा आ जाता है, जिसे देख करके उसकी हालत एकदम पस्ता हो जाती है और उसकी वहीं पे फट जाती है। तभी फैंग उस एल्डर के पॉट को उठा करके ज़ोर ज़ोर से हिला करके कहता है, बुड्ढे जल्दी से उठ जाओ, यहाँ पे मुझे बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। तभी एल्डर बाहर आकर के बोलते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ और इतना तुम क्यों भौंक रहे हो। तभी ये दोनों लोग एक दूसरे की टांग खींचने लगते हैं। तभी एल्डर देखता है कि फैंग ने गलती से उस जेड स्लिप को एक्टिवेट कर दिया और इस चीज़ को देख करके एल्डर कहता है कि तुम ऐसे कैसे इस जेड को सिर्फ छू करके एक्टिवेट कर सकते हो। तभी फैंग कहता है, मैं हूँ ही इतना ज़्यादा टेरिफाइंग और इतना ज़्यादा पावरफुल। तभी वो एल्डर कहता है, गधे कहीं के, मानता हूँ कि तुम ज़्यादा टैलेंटेड हो, मगर ये कैसे कर सकते हो, तुमने सिर्फ उसे टच किया और ये जेड स्लिप एक्टिवेट हो गई। तभी फैंग कहता है, ज़रा इसको चेक कर सकते हैं आपकी इसके अंदर क्या है। तभी एल्डर कहते हैं, तो ठीक रहा, मैं जा कर के चेक करता हूँ और आज मैं तुम्हें अपनी पूरी पावर दिखाऊँ। एल्डर अपने पास से वो स्टिक को बाहर निकालते हैं और अपनी स्टिक ले करके फैंग के सामने आ जाते हैं और एक ऑरा में कन्वर्ट हो जाते हैं और ऑरा बन करके सीधे उस जेड स्लिप के अंदर चले जाते हैं, जिसको देख करके फैंग कहता है कि बुड्ढे तू पागल हो गया, तू करना क्या चाहता है। तभी एल्डर कहते हैं, खामोश हो जा पागल, देख मैं क्या करता हूँ। और तभी एल्डर उस जेड स्लिप के अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि उनके आसपास कुछ भी नहीं होता और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि दूर कहीं ब्लैक ऑरा है और उस ब्लैक ऑरा के बीच में एक वुल्फ घात लगाए बैठा होता है एल्डर का शिकार करने के लिए। एल्डर इस चीज़ को देख के कहते हैं कि बच्चे तुम वहाँ छुपे हुए, और ये वुल्फ की स्पिरिट होती है जो कि पूरी की पूरी डीमन फॉर्म में होती है और यही इस जेड स्लिप को प्रोटेक्ट कर रही होती है। एल्डर कहते हैं, तो ठीक रहा, आ जाओ फिर लड़ते हैं। तभी एल्डर और उस वुल्फ में फाइट होने लगती है और एल्डर काफ़ी कोशिश करते हैं उसे मारने की, मगर वो वुल्फ एल्डर के हर अटैक को डॉज कर रहा होता है और तभी वो वुल्फ एल्डर के काफ़ी करीब आ जाता है और एल्डर को खाने की कोशिश करता, मगर एल्डर कमाल की बैक फ्लिप लगा करके उस वुल्फ के मुंह से बच जाते हैं और बहुत हीरो के अंदाज से उसके सामने खड़े होकर के कहते हैं, अब बस बहुत हुआ, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। और अपने हाथ से एक एनर्जी जनरेट करके उस वुल्फ की तरफ मार देते हैं। वो वुल्फ उसे भी डॉज कर देता है। इस चीज़ को देख करके एल्डर कहते हैं, अच्छा तो तुम काफ़ी ज़्यादा समझदार हो। फिर एक और अटैक करते हैं वुल्फ, तब भी उसको डॉज कर देता है। तभी एल्डर अपने दोनों हाथ से एनर्जी जनरेट करके उस वुल्फ की ओर थ्रो कर देते हैं और वो वुल्फ बहुत ही ज़्यादा चालाक रहता है और उसे भी डॉज कर देता है, मगर हमारे एल्डर से चालाक तो कोई भी नहीं हो सकता। और वो तभी कहते हैं, गधे अब देखो मैं क्या करता हूँ। और वो अपने एनर्जी को अपने हाथ से ही कंट्रोल करके वापस बुला लेते हैं और वो दोनों एनर्जी बॉल को वुल्फ के पास ला करके एक दूसरे से भिड़ा देते हैं, जिसकी वजह से उस वुल्फ का वहीं पे काम तमाम हो जाता है और वो चारों खाने चित होकर के वही ज़मीन पर पे गिर जाता है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं एल्डर काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली मैंने चुटकी बजा करके एक वुल्फ को ख़त्म कर दिया। और वो एल्डर वहीं पे घूम रहे होते हैं और तभी उनको एक और ऑरा फील होता है और वहाँ पे एक और वुल्फ गार्ड की एंट्री होती है और वो वुल्फ तुरंत आकर के एल्डर के ऊपर जंप करता है, जिसकी वजह से एल्डर उसे देख करके कहते हैं, ओह शिट, एक और वुल्फ बचा हुआ है। और तभी एल्डर और उस वुल्फ में फाइट होने लगती है। तभी वो वुल्फ एल्डर को खा जाता है और निकल करके अपने पेट में डाल लेता है और तभी वो एल्डर पेट में जा करके एक एनर्जी अटैक करके उस वुल्फ के पेट के तो चिथड़े उड़ा देते हैं और चारों तरफ वहाँ पे ब्लैक ऑरा की जगह ग्रीन ऑरा फैल जाता है और वो वुल्फ टुकड़ों में बट जाता है। तभी एल्डर बाहर आके कहते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ और उनकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है क्योंकि उस वुल्फ ने सरप्राइज अटैक एल्डर के ऊपर कर दिया था। तभी एल्डर उस जेड स्लिप से बाहर आते हैं और जल्दी से फैंग से कहते हैं कि मेरे पॉट में जल्दी से उस स्कॉर्पियन का ब्लड डालो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गया हूँ। इस चीज़ को देख करके फैंग भी काफ़ी हैरान हो जाता है। तभी एल्डर कहते हैं, गधे कहीं कि यहाँ मुझे देखेगा यार, जल्दी से पॉट में ब्लड डालेगा। तभी फैंग जल्दी से जाता है उस पॉट में ब्लड डालता है। तभी एल्डर वहाँ बैठ करके कल्टीवेट करने लगते हैं और कल्टीवेट करके अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से हील कर लेते हैं। और तभी एल्डर कहते हैं बैठे बैठे कि देखो अब मैं तुम्हारे लिए दूसरे जेड स्लिप को भी सही कर दूंगा। तभी फैंग कहता है, बुड्ढे तुम पागल हो गए, अभी तुम बाहर आए हो और तुम्हारी पूरी तरीके से एनर्जी खत्म हो चुकी थी और तुम फिर से चाहते हो उस जेड स्लिप में जाने के लिए। तभी एल्डर कहते हैं, उस जेड स्लिप में तो सिर्फ 2 ही गार्ड थे और मैंने तो उन लोगों को चुटकी में मार दिया और वो ब्लैक वुल्फ थे। इस चीज़ को सुन करके फैंग कहता है कि ब्लैक वुल्फ। तभी एल्डर कहते हैं, उस जेड की रखवाली के लिए ब्लैक वुल्फ की स्पिरिट को रखा गया था जो कि डार्क ऑरा से की हुई थी। अगर कोई नॉर्मल कल्टीवेटर उस जेड स्लिप को खोलने की कोशिश करता तो अब तक मारा जा सकता, मगर तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो कि तुमने छू करके ही उस जेड स्लिप को एक्टिवेट कर दिया। यहाँ तक कि लिन भी इस जेड स्लिप को
खोल नहीं पाया था, तभी तो उसने अभी तक इसका यूज़ नहीं किया था। अगर कर लेता तो तुम अब तक मारे जा चुके होते। तभी एल्डर से फैंग कहता है, एल्डर मैं इतना ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। तभी एल्डर कहते हैं बकवास करना बंद करो, अब देखो मैं तुम्हारे लिए दूसरे जेड स्लिप को भी ओपन करता हूँ। तभी एल्डर दूसरे जेड स्लिप के अंदर चले जाते हैं और इस चीज़ को देख करके फैंग कहता है बुढ़ा तू सटिया गया है, पागल हो गया है, ऐसे सडन दूसरे जेड स्लिप में कैसे जा सकते हो। तभी एल्डर तुरंत उस जेड स्लिप से भी बाहर आकर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं टनटना, मैंने तो दूसरे वाले को भी मार दिया और तुम्हारे लिए दूसरे वाले जेड स्लिप को भी सही कर दिया। ये देख करके एल्डर इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तुरंत बॉडी बिल्डिंग वाला पोज मारते हैं और कहते हैं यो, मैंने तो सारे के सारे जेड स्लिप को चुटकी बजा करके तुम्हारे लिए ओपन कर दिया, अब तुम इसके अंदर जो भी हिडन वेपन होगा वो तुम अब आराम से यूज़ कर सकते हो। तभी फैंग एक जेड स्लिप को अपने हाथ से उठाता है और दूसरे हाथ से दूसरे वाले को, और वो जेड स्लिप से ब्लैक ऑरा की जगह अब गोल्डन ऑरा रिलीज़ होने लगता है। और तब भी फैंग देखता है कि चारों ओर उसके कुछ स्क्रिप्चर आ जाते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक टेक्निक लिखी होती है। पहले स्क्रिप्चर में होती है अंडर स्नेक टेक्निक और ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, और दूसरे स्क्रिप्चर में होती है आई फॉरगेट टेक्निक और ये दोनों टेक्निक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं। और ये दोनों टेक्निक अगर फैंग सीख लेगा तो ये किसी को भी मार सकता है। तभी एल्डर कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है। और तभी फैंग कहता है क्या। तभी एल्डर कहते हैं कदे कहीं कि तुम अपने टेबल पे सही तरीके से नज़र दौड़ाओ। तभी फैंग कहता है अपने टेबल पे आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। तभी फैंग की नज़र अपने टेबल पे रखे हुए एक बॉक्स पे पड़ती है और वो बॉक्स काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा होता है, जिसे देख करके फैंग कहता है कि आखिर ये कौन सी चीज़ है, और इसे भी फैंग खोलने की कोशिश करता है। तभी एल्डर उसे खींच के एक हाथ मारते हैं और कहते हैं गधे इसे खोलना नहीं है, ये बॉक्स का नाम बाय यू यूआन बॉक्स, और इस बॉक्स में तुम कई सारे स्पिरिट को एक साथ रिफाइन कर सकते हो, मगर हाँ अभी तुम इस लायक नहीं हो कि तुम इस बॉक्स का यूज़ कर सको, तो इस बॉक्स को मत ही ओपन करना। और तुम इस बॉक्स में काफ़ी सारे स्पिरिट को कलेक्ट करके उसे रिफाइन कर सकते हो बहुत ही जल्दी से, और रिफाइन करके तुम सीधे अपनी बॉडी में कंज्यूम कर सकते हो। इससे तुम्हारी जो बॉडी कल्टीवेशन है बहुत तेज़ी से अपग्रेड होगी और तुम्हें काफ़ी कम परेशानी भी होगी। ये सुनकर के फैंग तो एकदम गच्छ हो जाता है। तभी एल्डर कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अब मैं चलता हूँ सोने के लिए, और तुम बेहतर होगा कि तुम भी जा कर के आराम करो और थोड़ी कम खुशी मनाओ, और इस स्क्रिप्चर को थोड़ा पढ़ भी लेना गधे, क्योंकि मैं हर चीज़ें तुम्हें बैठ करके बच्चों की तरह नहीं समझाऊंगा। तभी वो एल्डर अंगड़ाइयाँ ले करके कहते हैं फैंग से अब मैं चला सोने के लिए, तो अब मुझे भूल करके भी मत जगाना, और टाटा बाय बाय गुड नाइट। और तभी वो एल्डर सोने के लिए अपने पॉट में चले जाते हैं और फैंग वहाँ बैठ करके उस स्क्रिप्चर को देखने लगता है और सोचता है कि क्यों ना मैं एक बार इसे कल्टीवेट करूं। और कल्टीवेट करते करते वहाँ पे सुबह हो जाती है और तभी एल्डर की आँख खुलती है। वो देखते हैं कि फैंग बैठ करके कल्टीवेशन कर रहा है और कहते हैं कि इस गधे को नहीं पता कि ये एक दिन में इस स्क्रिप्चर को कल्टीवेट नहीं कर सकता है, और आधा भी कर ले तो मेरा नाम बदल देना। और एल्डर कहते हैं कि मुझे जहाँ तक लगता है कि इस स्क्रिप्चर को कल्टीवेट करने में इसको तो 1-2 महीने तो आराम से लग ही जाएंगे, और रही बात दूसरे स्क्रिप्चर को तो टोटल तो 6 महीने तो लगने वाले हैं, क्योंकि इसकी कल्टीवेशन बेस बहुत कमज़ोर है। तभी फैंग ये सारी बात सुन रहा होता और वो थंडर एंड स्नेक टेक्निक को मास्टर कर लेता, और तभी फैंग अपने हाथ से एक एनर्जी जनरेट करता और अपने एल्डर के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से वो स्पिरिट एल्डर बाल बाल बचता और कहता है कि कदे कहीं के तुम मेरी जान लेना चाहते थे। तभी फैंग कहता है कि बुड्ढे तुमने ही तो कहा था कि मैं इस टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ, तो क्या हुआ भागे क्यों, एक बार मेरे इस पावर का मज़ा तो चखते। और ये पावर वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, और भाई साहब वहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि चारों ओर रोशनी फैल जाती है। तभी एल्डर कहते हैं मैं हज़ारों साल पुराना स्पिरिट हूँ और तुम क्या चाहते हो मुझे जान से मारना, अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये लोग आपस में फिर बिल्ली और चूहे की तरह फाइट करने लगते हैं, और एल्डर इसे फैंग को काफ़ी खोरी खोटी सुना रहे होते हैं, मगर फैंग को तो यहाँ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। फैंग कहता है बुड्ढे अगली बार तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस बार मैं अपनी थंडर टेक्निक को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया, मगर अगली बार तो मैं तो सीधा तुम्हारे मुँह पर ही आकर के अपनी थंडर टेक्निक को आजमाऊंगा। तभी एल्डर कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे अंदर घुस करके तुम्हारे चिथड़े उड़ा दूंगा। तभी फैंग कहता है वो तो वक्त बताएगा, मैं तो उससे पहले तुम्हारे पॉट को उड़ा दूंगा। तभी एल्डर कहते हैं मैं तुम्हारे सर को उड़ा दूंगा। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और फैंग सिटी में आ जाता है, और सिटी में बैठ करके यहाँ पे फैंग के पास एक और पावर आ जाती है, वो बैठे बैठे किसी की भी पावर को देख सकता था और उनके लेवल को पता लगा सकता था। तभी फैंग बैठ करके वहाँ पे सभी लोगों की पावर को देख रहा होता है और गधों की तरह बैठ करके टट्टी फॉर्म में बैठा होता है, और वहाँ पे एक बुड्ढे पे उसकी नज़र जाती है और कहता है कि ये बुड्ढा तो डिवाइन सी रेलम के 4th लेवल पे और देखने में ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, मगर नहीं। और तभी उसकी नज़र एक और आदमी पे पड़ती है जो कि रिफाइनिंग रेलम पे होता है और काफ़ी एटीट्यूड से चल रहा होता है। और तभी फैंग कहता है
इस गधे से ज़्यादा पावरफुल तो मैं हूँ और ये देखो कितना ज़्यादा मटक मटक के चल रहा है। तभी फैंग के वो एल्डर कहते हैं कि गधे थोड़ा धीरे बोलो, अगर इतना तेज़ बोलोगे तो ज़रूर तुम्हें कोई ना कोई आकर के पीट ही देगा। और तभी उसके सामने से दो लोग गुजरते हैं और कहते हैं ये देखो इतना बड़ा हो गया और बैठ करके यहाँ पे भीख मांग रहा है। ये सुन करके एल्डर हंसने लगते हैं और कहते हैं मुझे भी ये भिखारी ही लगता है। और तभी फैंग उस एल्डर के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वहाँ पे एंट्री होती है हमारे नान की। और नान काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है और उसे देख करके आसपास के लोग वहीं रुक जाते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो नान है। और नान जिस तरीके से फ़ोटो में लगती है रियल लाइफ में वो तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये देख करके लड़के तो लड़के, लड़कियां भी नान की खूबसूरती में खो सी जाती हैं और उसकी ओर मुड़ के देखने लगती हैं। और वहाँ पे जैसे लगता है कि समय रुक चुका है। और तभी नान उन लोगों को क्रॉस करके आगे बढ़ जाती है और उन लोगों को ज़रा सा भी घास नहीं डालती है, मगर पूरी की पूरी पब्लिक अभी भी नान की खूबसूरती में खो सी जाती है। और तभी नान फैंग को देख करके हाय करती है और फैंग भी नान को देख करके हाय करता है। और ये चीज़ को देख करके आसपास के लोग कहते हैं कि नान आखिर इस भिखारी को कैसे जानती है, नान आखिर इस भिखारी को हाय क्यों कर रही है और उसके पास क्यों जा रही है, क्या नान को हम लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। मगर नान को यहाँ क्या घंटे ही नहीं फ़र्क पड़ता है, वो धीरे धीरे फैंग की ओर आगे बढ़ती है। ये देख करके आसपास के लोगों की तो भाई जल के राख हो चुकी होती है और आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन जो कि नान को हाय बोल रहा है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि ज़रूर नान इसकी हेल्प करने जा रही होगी। और तभी नान फैंग के पास आ जाती है, कहती है कि आखिर तुम कहाँ थे, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। तभी फैंग कहता है अरे मुझे थोड़ा काम आ गया था इसलिए मैं लेट हो गया था। तभी एल्डर कहते हैं अरे कुछ नहीं, ये एक नंबर का गधा है। और तभी पीछे से कोई आवाज़ देता है नान और सब के सब पलट के पीछे देखते हैं। ये बंदा होता है ली फैमिली का यंग मास्टर। ये काफ़ी ज़्यादा रिच होता है, जिसे देख करके एल्डर भी कहते हैं इसके पहनावे से तो लगता है ये काफ़ी ज़्यादा रिच है। उसके हाथ में कुछ मिस्टीरियस स्टोन भी होते हैं और वो सीना चौड़ा करके नान की ओर बढ़ रहा होता है, जिसे देख करके नान कहती है आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। और तभी वो बंदा फैंग को कोनी मार के किनारे कर देता है और नान के सामने जाके खड़ा हो जाता है। कहता है कि नान मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ पे आओगी और इस ऑप्शन में पार्टिसिपेट करोगे, अगर मुझे ये पता होता तो मैं और भी ज़्यादा सज धज के आता। तभी फैंग कहता है कि अब कितना सजेगा बे। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा खड़ा होकर के नान से कहता है कि मुझे पता था कि तुम इस खूबसूरत से ही ड्रेस में यहाँ पे आओ, क्योंकि इस ड्रेस में तुम बेहद खूबसूरत लगती हो। और नान क्या तुम डाइट कर रही हो, क्योंकि तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। तभी नान कहती है कि मैं इस ड्रेस को अब दोबारा नहीं पहनूंगी क्योंकि अब ये ड्रेस मुझे पसंद नहीं है। मगर इतनी बेइज्जती होने के बाद भी ली फैमिली का यंग मास्टर बोलता है कि मुझे तो लगता है कि नान तुम इस ऑप्शन हाउस में सिर्फ मेरे लिए आई हो, क्योंकि तुम तो कभी किसी ऑप्शन हाउस में जाती ही नहीं थी। तभी नान कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ पे ज़रूरी काम था इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आ गई। तभी ली बोलता है दोस्तों के साथ, आखिर तुम्हारे यहाँ कौन दोस्त है। फिर नान कहती है मैं ज़रूरी नहीं समझती कि मैं तुम्हें बताऊंगी। तभी ली कहता है कि नान तुम ऐसे गुस्सा करती हो ना तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो और मेरे दिल पे तो तुम तीरे चलाने लगती हो। और ये और भी ज़्यादा नान के ऊपर फ्लर्ट करने लगता है। तभी नान को गुस्सा आ जाता है और वो मुट्ठी टाइट करके उसे मारने के लिए सोचती है। तभी फैंग अपने मन में सोचता है लगता है ये अब पिट के ही मानेगा, क्योंकि ये नान से पंगा ले रहा है, कैसे पता नहीं है कि नान कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं ली नान की ओर और भी ज़्यादा आगे बढ़ता है और कहता है कि नान तुम्हारा क्या ख्याल है, हम साथ में इस ऑप्शन हाउस में चलें। और तभी एल्डर कहते हैं कि इस लड़के की तो नैया डूब चुकी है, ये कभी ज़िंदगी में इस लड़की को इम्प्रेस नहीं कर सकता, इतना बड़ा गधा है, कोई ऐसे भला फ्लर्ट कैसे करता है और किसी लड़की को कोई भला ऐसे कैसे इम्प्रेस कर पाएगा। तभी फैंग हंसते हुए आगे बढ़ता है और उसे देख करके ली बोलता है आखिर तुम गरीब इंसान कौन हो और तुम नान के बगल में क्यों खड़े हो। तभी फैंग कुछ बोलता ही तभी नान कहती है कि ये मेरा दोस्त है। और ये सुन करके ली के तो होश उड़ जाते हैं और तभी फैंग कुछ और भी बोल पाता। तभी नान आगे खड़े होकर के बोलती है कि ये मेरा सेवियर है। और तभी नान फैंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि इसने मेरी जान बचाई थी और ये अब मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुन करके ली के तो होश उड़ जाते हैं और फैंग के कदमों के तले से तो ज़मीन हिल जाती है। कहता है इतनी खूबसूरत लड़की मेरी गर्लफ्रेंड, आखिर ये कब हुआ भगवान। फैंग भी नान की पूरी बात को समझ जाता है और इस नाटक में उसका साथ देने लगता है और बोलता है कि ये सब मेरे भाई इतनी जल्दी हुआ कि हम किसी को बता भी नहीं पाए, और हाँ हमारी शादी भी जल्दी होने वाली है तो तुम हमारी शादी में ज़रूर आना। ये सुन करके तो ली के होश उड़ जाते हैं और कहता है कि आखिर नान इस फटीचर के साथ कैसे जा सकती है। मगर यहाँ पे फैंग तो भाई
अलग ही मौज में होता है और अलग ही कश्मोकश में होता है, क्योंकि लिए नान उसे और भी ज़्यादा प्यार से हग कर रही होती है। इसकी वजह से फैंग के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं और फैंग बोलता है ली से कि ब्रदर अब हम यहाँ से चलते हैं, और उसके कंधे पे हाथ रखता है, जिसकी वजह से ली झुक जाता है और वो अभी भी शॉक में ही होता है और कहता है फैंग की अब मिलते हैं हम इस ऑप्शन हॉल में। इस बात को सुन करके ली भी कहता है तो ठीक रहा, अब हम ऑप्शन हॉल में ही मिलते हैं। और नान भी कहती है फैंग से तो मेरी डार्लिंग क्यों ना अब हम चलें ऑप्शन हॉल में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है और हम काफ़ी ज़्यादा अगर लेट हो जाएंगे तो हम ऑप्शन हॉल से कुछ ख़रीद नहीं पाएंगे। और वो लोग यहाँ पे ऑप्शन हॉल में इंटर कर जाते हैं और अपने प्राइवेट चैम्बर में, जैसा कि हम जानते हैं कि फैंग और उसकी टीम इस ऑप्शन हॉल की वीआईपी मेंबर होते हैं। और तभी वो लोग अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं, तभी फैंग की नज़र एक बंदे पे पड़ती है। नान से पूछता है कि ये सेकेंड जनरेशन के एंसेस्टर कौन है। अभी नान कहती है ये यंग प्रिंस ऑफ जिन जुई हैं और इनका रियल नेम है लिंग होंग लिंग। और ये सुन करके फैंग नान से कहता है कि ये जिन जुई कौन, वही तो नहीं जिन्होंने बहुत ही बड़े किंग मॉन्स्टर को अपने एक ही अटैक से ख़त्म कर दिया था। इस बात को सुन करके नान कहती है कि हाँ ये वही है, मगर हाँ ये तुमसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। ये सुन करके फैंग के फिर तोते उड़ जाते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि नान फैंग को सच में पसंद कर रही होती है, ना कि वहाँ पे वो मजाक कर रही थी। और वो नान आकर के फैंग के ऊपर चढ़ने लगती है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है। और प्लीज़ लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा।